हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आज का एनएलएम का लेक्चर हम चालू कर लेते हैं। यह हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आज हम कुछ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहला कंस्ट्रेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है लेंथ कंस्ट्रेंट। किस में यूज होता है? यह आता है पुली में मेनली। जरा देखें तो पुली क्या होती है। पुली भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पुली होती क्या है? कुआं वगैरह अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक व्हील और एक्सिल टाइप की कोई चीज बीच में लगा देते हैं। उसको बाद क्या करते हैं कि एक साइड से उसकी स्ट्रिंग जो रस्सी रहती है वो खींचते हैं, तो दूसरी साइड से जो बाल्टी या बकेट जो भी लगा रहता है वो क्या है, ऊपर आता जाता है। ये बात समझ में आती है? तो हम क्या करते हैं कि एक साइड से रस्सी में टेंशन देते हैं तो दूसरी साइड से जो चीज होती है वो लिफ्ट हो जाती है ऊपर। ठीक ऐसे व्हील और एक्सिल का एक कॉम्बिनेशन रहता है कुछ। ठीक है, और उस पे क्या है, ऐसे एक रस्सी क्या है, लिपटी रहती है। ठीक है, उसके एक साइड मान लीजिए कुछ मास होगा, हमने बोला 3 kg का होगा, और हमने बोला दूसरे साइड मान लीजिए मास कितना है, 5 kg का है। ठीक, ऐसे करके कोई सिस्टम होगा। अब ये कहीं से ऐसे बंदी होगी तो ठीक है ना। ठीक, तो अभी जो हम पुली की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे हमने बोला है कि द पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट। हमने बोला बिल्कुल मासलेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही कम मास है, बहुत ही कम मास हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। और क्या बोलेंगे हमने बोला है कि ये जो स्ट्रिंग लगी है ना, ये है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि ना ही रस्सी बढ़ सकती है, रस्सी की लेंथ बदल नहीं सकती, लेंथ बदल नहीं सकती। सख्ती। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमने बोला कि रस्सी की जो लेंथ है वो क्या है, आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि टेंशन लगा तो ये वाला पार्ट बढ़ गया और इस वाले में टेंशन लगा तो ये, इस वाले में ज्यादा टेंशन लगा तो यहां से रस्सी की लेंथ पता चला खिंच गई नीचे। ये वाला खेल नहीं करना। हमने बोला जो रस्सी की लेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी। टोटल नेट लेंथ ऑफ दी जो रस्सी है वो क्या है, सेम रहेगी। ठीक है, और हमने क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, अच्छा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए हम ये बोलेंगे अगर, अच्छा एक चीज देखना, मैंने बोला कि ये अगर A1 से नीचे जाएगा, हमें नहीं पता कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो हमने बोल दिया कि मान लो ये A2 से नीचे जाएगा। ठीक, तो हमने बोला कि मान लीजिए यहाँ पे जो रस्सी है वो A1 से बढ़ती है और यहाँ पे जो रस्सी है वो A2 से बढ़ती है। मान लेते हैं हम ये कह सकते, तो हमने बोला जो A1 से बढ़ाया प्लस A2 से बढ़ाया तो कितनी हो गई ये, 0 के बराबर। ठीक, जो नेट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो बढ़नी नहीं चाहिए। हमने बोला कि रस्सी बढ़ी नहीं रही है। ठीक, तो घटाया घटाया, हमने बोला सब 0 कर दो यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे A1 किसके बराबर आ जाएगा, हमारे माइनस ऑफ A2 के बराबर आएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे क्योंकि ये 5 kg वाला ब्लॉक है तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगी नीचे 5G। ठीक, और इस पे फोर्स ऐसे लगेगी नीचे 3G की, लगेगी कि नहीं लगेगी। अच्छा, रस्सियों में टेंशन कैसे कैसे आएगी? अगर आप रस्सियों की बात करें तो टेंशन कैसे आती है, ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ आती है। कैसे आती है, ऑब्जेक्ट से दूरी की तरफ आती है। तो अगर ब्लॉक पे देखोगे तो इस ब्लॉक पे टेंशन कितनी आएगी, T इस तरीके आएगी। पुली के इस साइड पे टेंशन कैसे आएगी, T यूं आएगी। इस साइड पे टेंशन कैसे आएगी, T इस साइड आएगी। और मैंने बोला इस पे 3G पे कितनी आएगी टेंशन, मैंने बोला T ऊपर की तरफ आएगी। अगर 5G का FBD बनाओगे तो कैसे चल रहा होगा ये, तो आप बोलोगे ये 5 kg वाला है, ये चलेगा नीचे 5G नीचे, टेंशन T ऊपर। ठीक है, और क्योंकि ये 5G वाला भारी है 3G से तो हमें पता है कि ये नीचे चलेगा किसी A2 से। अब हमने बोला A2 A1 के बराबर है तो हम बोले इसको A बोल दो। तो हमने बोला ये एक्सेलरेशन से अगर नीचे जा रहा है तो ये 3 kg वाला जो है वो कैसे चलेगा, हमने बोला इसके लिए टेंशन T ऊपर में ज्यादा होगा तो ये A1 A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये ब्लॉक्स कैसे आ रहे होंगे, हमने बोला ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। कितने एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से। क्यों सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, हमने बोला इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थी, रस्सी की लेंथ ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। तो हमने बोला यहाँ पे जितनी बड़ी, हमने बोला A1, हमने बोला यहाँ से जितना पड़ा हमने बोला A2, तो हमने बोला A1 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ A2 के बराबर। ये हमें यहाँ से दिख जाता है। ठीक, एक चीज और हम देखेंगे, हम लेंथ कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे।
किसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, लेंथ कंस्ट्रेंट का। ये बात जो अभी हमने करी है यहाँ पे, ये हमने लेंथ कंस्ट्रेंट वाली बात करी है यहाँ पे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ जाती है ना, ठीक है। एक चीज देखिएगा, अगर मैंने बोला अगर ये ब्लॉक है, मैंने बोला इस पे फोर्स अगर इस डायरेक्शन में आप लगा दोगे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ठीक, तो अगर आप इसका वर्क लिखोगे तो वर्क क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो वर्क आएगा वो आपका आएगा एफ डी कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 आता है। ये बात समझ में आती है। यदि आपका फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अब जब अगर वर्क लिखोगे तो ये लिखेंगे आप एफ डी कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ये कितना है आपका पॉजिटिव में एफ डी वर्क आया, ठीक। ये बात समझ में आती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अभी हमने वर्क पढ़ा नहीं, अभी जस्ट मैं आपको ये बातें बता रही हूं। मैंने बोला अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने बोला यदि अब वर्क लिखोगे तो आप लिखोगे एफ डी कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक। तो दोनों के बीच में एंगल अभी 180 डिग्री का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ डी आ जाएगा, ठीक। कोई घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए किसी एंगल पे अगर वर्क डन निकालना होगा, किसी एंगल पे ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ये जनरलाइज चीजें हैं, जनरलाइज बातें हैं जो हम करते हैं, ठीक। अब इसका ही यूज करके हम क्या करने वाले हैं, बाकी हम एक्सेलरेशन वगैरह पता करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम इससे क्या निकालने वाले हैं, क्यों हमने पढ़ा, हमने बोला जब हम इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोलते हैं, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो टोटल वर्क डन बाय टेंशन है, टोटल वर्क डन बाय टेंशन है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा रस्सी में, ठीक है। ये हम बात करते हैं इस रस्सी के लिए, ठीक है। जब हम बोलते हैं स्ट्रिंग आर लाइट, स्ट्रिंग आर लाइट, ठीक है, जब हम ये बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि टेंशन सेम होगा रस्सियों में, जो टेंशन होगा वो सेम होगा पूरी रस्सी में। कैसे, हमने बोला मान लीजिए रस्सी का एक टुकड़ा ले लो, एक टुकड़ा ले लो रस्सी का, तो हमने बोला मान लीजिए, हमने बोला कि ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन T1 लग रही है और नीचे के डायरेक्शन में टेंशन T2 लग रही है, तो हमने बोला कि और इसका एक्सेलरेशन मान लो नीचे के डायरेक्शन में है, ठीक है। ये किसी पुली की एक रस्सी है, इसका ये कोना काट के मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने बोला ऊपर के डायरेक्शन में T1, नीचे के डायरेक्शन में T2, मैंने बोला ये रस्सी नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो मैंने बोला इसका टोटल वो लिखो, फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसके लिए हम लिखें तो हम लिखेंगे T2 माइनस ऑफ T1 इक्वल्स टू ये रस्सी का मास मान लो m, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने बोला है लाइट है तो मास लगभग हम 0 मान सकते हैं, तो हमने बोला इसको 0, तो हमारा T2 किसके बराबर हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारी स्ट्रिंग्स लाइट होती हैं तो हमारी पूरी रस्सी में जो टेंशन आती है वो कितनी आती है, हमारी बराबर आती है, ठीक, वो बदलेगी नहीं, ठीक। अब देखना, अब क्वेश्चन देखना और हम आगे के कॉन्सेप्ट समझने वाले। ठीक है जी, हमने बोला ये कितने का है, ये है आपका m मास का, अभी mm लेके चलो, और ये भी m मास का है, ठीक है। अभी रस्सियों में टेंशन लिखना है, तो हम कहां से चालू करेंगे, हमने बोला FBDs लिखो, हमने बोला इस वाले पे नीचे तो mg लगेगा, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में इस पे क्या लगेगा, t लगेगा टेंशन। पुली को देखो तो पुली की इस डायरेक्शन में टेंशन t, इस डायरेक्शन में टेंशन t, ऑब्जेक्ट्स के दूर लगता है टेंशन, मैंने बोला इस डायरेक्शन में टेंशन t, इस डायरेक्शन में टेंशन t, ठीक है। और हमने क्या बोला, हमने बोला जितना टेंशन ऊपर उतना टेंशन नीचे पुली में, क्यों ऐसा, तो हमने बोला क्योंकि पुली लाइट है,
पुली लाइट है तो दोनों ही साइड पे टेंशन उसकी सेम आ रही होगी, तो हमने बोला जितना ऊपर उतना ही नीचे, पुली चल नहीं रही है कहीं पे भी, तो हमने बोला नीचे के डायरेक्शन में इस पे टेंशन कितना आ जाएगा, 2t आएगा। तो मैंने बोला इस पॉइंट पे भी टेंशन कितना आ जाएगा, 2t। इस पूरी रस्सी में आप हर पॉइंट पे देखोगे, यही रस्सी यहाँ पे घूम के गई थी, तो हमने बोला पूरे में टेंशन t। ठीक है, हमने बोला यहां से रस्सी में टेंशन 2t क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रस्सी बदल चुकी है, बीच में पुली आ गई है, रस्सी बदल गई तो टेंशन भी बदल जाएगा। ठीक, तो हमने बोला नीचे की डायरेक्शन में कितना आया, इस पे mg आया। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हमने बोला अब हमें पता नहीं है कौन किस एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। ठीक है, तो हमने ये बोला, हमने क्या बोला, हमने बोला कि मान लो ये जाता है किसी एक्सेलरेशन a से, ऊपर की डायरेक्शन a1 से। ठीक, और मैंने बोला कि मान लो ये जाता, इरेजर करो पहले, हमने बोला मान लीजिए ये नीचे जाता है किसी एक्सेलरेशन a1 से। ठीक, तो मैंने बोला ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो मैंने बोला ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा किसी एक्सेलरेशन a2 से। अब हमें a1 और a2 में भी कोई रिलेशनशिप चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो हमने बोला कैसे निकालें, तो हमने बोला कि मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे के डायरेक्शन में वो s1 है। ठीक, तो हमने बोला इस वाले का डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में s2 आएगा, a2 s2। ठीक, मैंने बोला इसके लिए क्या है, अब हमने बोला इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मानी हमने, तो हमने बोला टोटल टेंशन का फोर्स, टेंशन फोर्स का अगर आप वर्क डन निकालोगे तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमने बोला पुली के लिए क्यों नहीं लिखेंगे हम टेंशन का वर्क डन, क्यों नहीं लिखेंगे, तो हमने बोला ये लाइट थी, तो हमने बोला अगर इसके लिए लिखोगे तुम तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए तो 0 आएगा टेंशन का वर्क डन पुलिस के लिए, हमने लिखा, लेकिन मासेस के लिए कुछ कुछ तो आएगा ही, क्या आएगा, तो हमने बोला लिख के देखते हैं। तो अगर इसके लिखोगे तो फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो कितना हो जाएगा, -T(s1), फोर्स ऊपर, देखो टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो -T(s1), इस वाले के लिए 2t ऊपर और s2 भी ऊपर, तो +T2 × s2। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने टेंशन का नेट वर्क डन क्या बोला है, 0 ही बोल दिया है। तो यहां से हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2s2 = s1 के बराबर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो हमने s को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आना चाहिए, तो हम लिखेंगे 2v2 = 2v1, डिफरेंशिएट किया यहां पे। ठीक, अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2a2 = a1, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ऑफ a2 है वो किसके बराबर है, a1/2 के बराबर है। तो मैंने बोला a1/2 के बराबर है। ठीक, तो मैंने बोला अगर ये वाला मास अगर नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो ये वाला मास क्या है, ऊपर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से, a/2 एक्सेलरेशन से। दोनों के बीच के रिलेशनशिप आप निकाल लेंगे। अब अगर कोई आपसे इस a की वैल्यू पूछ लेगा तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो यहां से हमने लेंथ कंस्ट्रेंट से क्या निकाला, हमने a1 a2 में रिलेशनशिप निकाली। अगर अब आपसे a इस एक्सेलरेशन की वैल्यूज पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे, हमने बोला मान लीजिए a ब्लॉक है और ये b ब्लॉक है, अगर मैं a ब्लॉक की FBD बनाऊं, a वाले की FBD बनाऊं, तो हमने बोला नीचे mg, ठीक है, ऊपर टेंशन t, और ये क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है कि नीचे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a से, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो हमने बोला इसके लिए आप फोर्स इक्वेशन लिख ली, क्या लिखोगे, mg -T = m × a, पहली इक्वेशन। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ब्लॉक की इक्वेशन से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हमने बोला 2t ऊपर, mg नीचे, ठीक है, और a एक्सेलरेशन ऊपर। इक्वेशन लिखिए आप इसके लिए, आप लिखेंगे 2t -mg = m × a, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या यहां से आप बाकी वैल्यूज जो आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखो, ठीक है, और देखिए सवाल, और सवाल देखते हैं। हमने बोला ये मास है कितना, m1 का, ठीक, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, यहाँ से दूसरा मास टंगा हुआ है, कितने का, m2 का टंगा हुआ है। आपसे बोला है m2 का जो मास है वो ग्रेटर देन है m1 से। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन वगैरह बताने हैं मासेस के। ठीक, तो मैंने बोला कि सबसे पहले टेंशन लिखना चालू करेंगे। हमने बोला इस पे अगर FBD लिखोगे तो ये हो जाएगा m2g। ठीक,
इस पे टेंशन कैसे लगेगी, इस मास पे, मैंने बोला ऊपर के डायरेक्शन में टी लगेगी। अगर पुली को देखोगे तो टेंशन कैसे आ रही होगी, मैंने बोला नीचे के डायरेक्शन में टी, क्यों टी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो इस पॉइंट पे भी टेंशन टी आएगी। ठीक, जैसे ही आपने देखा उस पॉइंट पे टेंशन टी, तो आपने बोला इस पॉइंट पे भी टेंशन टी। हम टेंशन बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट से दूरी की तरफ लगती है, ऑब्जेक्ट से अलग लगती है टेंशन। तो हमने बोला अब इसका मास का एफबीडी बनाओ, तो ये हो जाएगा m1g। ठीक, अब आप इसको देखोगे, आपने बोला m2g इज ग्रेटर देन m1g। ठीक, आप बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि आपको m2 इज ग्रेटर देन m1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको साफ साफ दिखेगा कि ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो हमने बोला मान लीजिए किसी एक्सेलरेशन a1 से नीचे आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, हमने बोला s1 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये नीचे आएगा, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर जाएगा? नहीं। क्या नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे जाएगा ये ब्लॉक? हमने बोला ये ब्लॉक कुछ यूं जाएगा। किस एक्सेलरेशन से जाएगा? हमने बोला पता नहीं भाई साहब। हमने बोला a2 एक्सेलरेशन ले लो। ठीक, तो हमने बोला a2 से चला, कितना चला? हमने बोला s2 चला। ठीक है, अब हमने बोला टेंशन का वर्क डन हम बोलते हैं इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, पुली लाइट बोला है हमने, पुली एंड स्ट्रिंग लाइट, पुली एंड स्ट्रिंग्स हमने क्या बोल दिया, यहां पे लाइट बोल दिया है, और हमने इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोला है। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या बोलेंगे हम? 0 बोलेंगे। तो हमने बोला पुली के लिए तो वैसे ही 0 आएगा, तो हमने बोला मासेस के लिए लिखो, इसका टेंशन T ऊपर और डिस्प्लेसमेंट S1 नीचे, तो कैसा आएगा वर्क डन? तो -T S1। नेगेटिव में वर्क डन आएगा कि नहीं? जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल किसका कितने का बनेगा? 180 डिग्री। तो T इंटू S1 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना आ जाएगा? -T S1। ठीक, इस वाले के लिए लिखोगे तो जिस डायरेक्शन में टेंशन उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो उसके लिए क्या लिखोगे? T इंटू S2 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना आ जाएगा? +T S2, +T S2। बात सही है। इक्वल्स टू में हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहां से हमारा क्या आया? S1 बराबर S2 के बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। अब जैसे ही हमारा इनका ये बराबर आया, तो हमने क्या कहा कि हमने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, तो वेलोसिटीज के बारे में जान लोगे। तो यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो v1 v2 के बराबर आ जाएगी। मतलब जितनी वेलोसिटी से ये मास v1 से नीचे जा रहा होगा, उतनी वेलोसिटी से ये मास कितना होगा? v1 से ही आगे जा रहा होगा। ठीक, डिफरेंशिएट करो उसको फर्दर, तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में कुछ कुछ बातें पता चलेंगी। क्या कि a1 भी किसके बराबर हो जाएगा? a2 के बराबर हो। यदि आप देखोगे तो रस्सी कहीं मुड़ेगी तो नहीं, तो ये इसको टेंशन अगर बरकरार रखना है, पूरी रस्सी में टी ही टेंशन बरकरार रखना है, तो वास्तव में अगर ये जिसने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, उतने उतर रहा होगा, उतनी एक्सेलरेशन से इस मास को क्या होगा? आगे जाना पड़ेगा। ठीक, ये बात समझ में आती है? आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। ठीक, ठीक, ये एक मासेस दिए हुए हैं आपको कुछ। हमने बोला m2 इज ग्रेटर देन m1। m2 अगर ग्रेटर देन m1 है तो एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस आप निकालिए। तो हमने बोला इसके ऊपर अगर एफबीडी बनाओगे तो m2g नीचे, ठीक है, टेंशन T ऊपर, इसके लिए बनाओगे तो टेंशन T ऊपर और m1g नीचे। ये अभी मैंने इसकी एफबीडीज बनाई है, अभी इसकी क्या बनाई है? एफबीडीज बनाई है। टेंशन का डायरेक्शन एक बार दिखा देते हैं प्रॉपरली आप लोगों को। ठीक, मैंने बोला क्योंकि ये मास भारी है, तो यदि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो हमें पता है ये पूरी स्ट्रिंग में क्योंकि टेंशन सेम है, तो ये नीचे अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो वास्तव में आप भरोसा रखिए कि ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। नहीं समझ में आया? लेंथ कंस्ट्रेंट का यूज करिए आप। ठीक है, उससे आप निकाल के देखिए। ठीक, तो मैंने बोला इस वाले मास के लिए मैं लिख सकती हूं m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2 इंटू ए, पहली इक्वेशन। इस वाले मास के लिए क्या लिख सकती हूं? t माइनस ऑफ m1g इक्वल्स टू m1 इंटू ए लिख सकते हैं, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे a की वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी a की वैल्यू? मैंने बोला दोनों इक्वेशन को जरा ऐड कर दो, कितना आया? m2g माइनस ऑफ m1g इक्वल्स टू m2 प्लस m1 इंटू ए।
तो ए जो एक्सेलरेशन है मासेस का वो कितना आया, m2g माइनस ऑफ m1g अपॉन में m2 प्लस ऑफ m1। ठीक, ये आया। ध्यान से देखो जरा जो आया है, ये जो आपका लिखा है यहां पे, ये m2g माइनस ऑफ m1g, m2g और माइनस ऑफ m1g, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये m2g माइनस ऑफ m1g यहां पे क्या है आपका नेट ड्राइविंग फोर्स है। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स मासेस को का मूवमेंट करने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, नेट। मैंने बोला ये क्या है, ये तो आपस में खत्म हो जाएंगी, तो मैंने बोला इंटरनल फोर्सेस की तरह देखोगे। मैंने बोला बाहर की फोर्सेस कैसे दिख रही हैं, मैंने बोला ये m2g लग रही है और यहां से m1g लग रहा है अब सेम डायरेक्शन में, तो मैंने बोला इसको मैं क्या करूं, माइनस कर दो इसमें से, ये नीचे के डायरेक्शन में जाएगा तो कितना आ जाएगा, m2g माइनस ऑफ m1g, ये आपकी नेट ड्राइविंग फोर्स आ गई। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका दिख रहा है टोटल मास। ठीक है, क्या दिखा है, ड्रिवन मास। m2 प्लस m1 क्या है आपका, ड्रिवन मास। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब आपको सेम एक्सेलरेशन दिख रहा होता है तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हो, किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, डायरेक्ट निकालने के लिए। क्या है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ड्रिवन मास। ठीक, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे कुछ और छोटी छोटी सी बातें करने वाले हैं हम, इसको लेकर ध्यान से देखिएगा। जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं वो सब अलग अलग है, कुछ कुछ उसमें बातें हैं। ठीक, मैंने बोला ये एक एलिवेटर है, इसमें ऐसे एक पुली लगी हुई है सिस्टम। मैंने बोला ये v वेलोसिटी से नीचे जाता है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, ऊपर के डायरेक्शन में। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम ये बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन की पोजीशन में होगी ये पुली। इसकी वेलोसिटी क्या है, धीरे धीरे करके कम हो रही होगी। तो हमने बोला यहाँ पे कि m2 इज ग्रेटर देन m1 है। ठीक, बोला हमने। अच्छा, एक छोटी सी बात पहले हम यहाँ पे नोटिस करेंगे एक बार, ये देखना। हमने मान लीजिए एक सिंगल मास है, ठीक है, ये m1 मास है जी। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये क्या है, लिफ्ट क्या जा रही है ऊपर किसी a एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो मैंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास अगर कोई हमसे पूछेगा तो क्या बताएंगे। हमने बोला इसके लिए FBD बनाओगे, कैसे बनाओगे, हमने बोला t ऊपर के डायरेक्शन में और m1g नीचे के डायरेक्शन में। ठीक, तो मैंने बोला अब क्या है, इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में, मैंने बोला इसको अंदर दे दो तो ये आपको ऊपर अंदर ए से दिखाई देगी ऊपर जाते हुए। तो मैंने बोला इसके लिए अगर फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, t माइनस ऑफ m1g इक्वल्स टू m1 इंटू ए। ठीक है, तो यहां से जो t है वो किसके बराबर आ जाएगा, m1, ठीक है, g प्लस ऑफ a के बराबर आ जाएगा। नेट टेंशन यहाँ पे जो t आएगी स्ट्रिंग में वो किसके बराबर हो जाएगी, g प्लस a के बराबर होगी। तो यहाँ पे ये जो m1g के बराबर, वैसे तो t यहाँ पे किसके बराबर आना चाहिए, m1g के बराबर आना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेटेड है तो अब ये g ना आके g प्लस a आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा आ जाता है g इफेक्टिव। कब, जब लिफ्ट हमारी क्या है, किसी एक्सेलरेशन से या तो ऊपर या तो नीचे जा रही होती है। यदि ऊपर जा रही है तो हम क्या करेंगे, g प्लस a कर देंगे। यदि यही लिफ्ट अगर नीचे जा रही होती, यही लिफ्ट अगर नीचे जा रही होती तो हम क्या लिखते, g माइनस a लिख देते उस समय g इफेक्टिव को। ठीक है, ये बात समझ में आती है, सही। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमने बोला ऊपर कितने से जा रही है, हमने बोला a से जा रही है। इसका FBDs बनाइए जरा। आप लिखोगे टेंशन t ऊपर, नीचे m1g। ठीक, टेंशन t ऊपर, नीचे में क्या है, m2g। ठीक, कोई पूछे कि बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर कोई आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ t, कैसे लिखोगे आप t, आप लिखोगे t विल बी इक्वल्स टू m1 m2 इनटू में हम क्या लिख सकते हैं, g अपॉन में m1 प्लस m2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब g की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, g इफेक्टिव लगाएंगे। ठीक,
अंदर वैल्यू बैठोगे तो ये रेस्ट पे दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा कि नहीं, वास्तव में तो कुछ चल नहीं रही है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि यहाँ पे क्या है, टेंशन टी ऊपर लगा है, नीचे M2G लगा है, लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेटेड है तो G हमारा क्या बन जाता है, G इफेक्टिव की तरह यूज होता है, किसके, कितना, M1 प्लस M2। G इफेक्टिव यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमने बोला चूंकि ऊपर के डायरेक्शन में था तो G क्या हो जाएगा, G प्लस A के बराबर हो जाएगा। यदि ये लिफ्ट नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होती तो हमारा G इफेक्टिव क्या हो जाता है, यहाँ पे G माइनस A की तरह लगता, ठीक। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और थोड़ी छोटी छोटी बातें और हम देखेंगे। यहाँ पे हमने बोला यदि स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल हुआ है, किसका, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, तो क्या होगा। और हमने बोला यदि वेइंग बैलेंस का इस्तेमाल हुआ है, वेइंग बैलेंस, मैंने बोला इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने बोला स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, कैसा होता है स्प्रिंग बैलेंस, मैंने बोला ऐसे करके कुछ लगा रहता है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग लगी रहती है, वो क्या होती है, खिंचती है, यहां से हम क्या करते हैं, वेट्स को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, लटका देते हैं। तो जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस जो यहाँ पे लगा रहता है वो क्या मेजर करता है, वो न्यूटन्स में कुछ कुछ बातें करता है। यहाँ पे क्या बातें करता है, वो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, वो टेंशन मेजर करता है, टेंशन मेजर करता है। कैसे पता चला कि टेंशन मेजर करता है, कैसे पता चला, ऐसे पता चला। हमने बोला कि देखो ये मास m है, हमने बोला जितना ज्यादा खिंचेगा उतनी ज्यादा ही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी, ये बात तो हमें पता है। तो हमने बोला ये मास mg नीचे है, ऊपर क्या है, टेंशन t, तो मैंने बोला इस वाले पॉइंट पे भी रस्सी के टेंशन t आएगी, तो मैंने बोला इसको खींचने वाला, स्प्रिंग को नीचे खींचने वाला फोर्स क्या है, ये टेंशन t ही है। तो मतलब इसका मतलब इसी की वैल्यू ये मेजर करता होगा। तो हमने बोला अगर स्प्रिंग बैलेंस आएगा तो क्या लिखोगे, क्या बताओगे उसमें से, अगर उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो किसकी वैल्यू निकाल के दोगे, आप बोलोगे टेंशन की वैल्यू निकाल के दोगे, वही क्या हो जाएगी, स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू होगी, ठीक। आ गए हम वेइंग बैलेंस पे। हमारा वेइंग बैलेंस क्या मेजर करता है, आप खड़े हो जाते हो ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी रीडिंग आने लगती है, आपका वेट आने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कोई आपको पीछे से ऐसे पैर लगा देते हैं आपके वेइंग बैलेंस में, तो आपकी वेइंग बैलेंस की रीडिंग बढ़ जाती है, वो बंदा खड़ा नहीं होता उस पे, वो क्या करता है, बस ऐसे करके पैर से पुश कर देता है उसको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब वो, उसकी रीडिंग क्यों बढ़ रही है, कि जब वो उसको पुश कर रहा है वेइंग बैलेंस को, तो एक एक्स्ट्रा नॉर्मल आ जाता होगा वेइंग बैलेंस के ऊपर, तो वेइंग बैलेंस भी क्या होती होगी, नॉर्मल लगाती होगी, ठीक, लगाती होगी कि नहीं लगाती होगी। इसका मतलब जो वेइंग बैलेंस होता है वो हमारा कुछ और मेजर नहीं कर रहा है। अगर एक बंदा और थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगा के पुश कर देगा, मतलब कि नॉर्मल वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो हमारा वेइंग बैलेंस होता है वो क्या मेजर करता है, नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो मेजर करता है हमारा वेइंग बैलेंस। जितना बढ़ाते रहोगे वेइंग बैलेंस की रीडिंग क्या है, बढ़ती चली जाएगी। ये बात आ जाती है समझ में। अब थोड़ी छोटी बातें हम करेंगे इसमें से। क्वेश्चन जरा देखा जाए, ठीक, ये हमारी लिफ्ट है, ऊपर की तरफ क्या है, इसका एक्सेलरेशन है ए से, ऐसे मासेस वगैरह टंगे हुए हैं, ठीक। अब आपको क्या बोला, आपको बोला है कि इस स्प्रिंग बैलेंस जो लगा है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताओ, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये आपको फाइंड करनी, ठीक। कैसे फाइंड करोगे, कैसे आएगी ये रीडिंग, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हमने बोला करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, फोर्सेस बैलेंस करेंगे। हमने बोला M1G इस पे नीचे की तरफ लगेगा, और हमने बोला M2G इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, इस पे T ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, इस पे T ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। अगर आप पुली को देखोगे तो T नीचे में और T नीचे में, तो मैंने बोला नेट ऊपर में इस पोर्शन पे कितना T लग रहा होगा, आप बोलोगे 2T ऐसे लग रहा होगा, ठीक। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, एफबीटी तो सब लोग बना ही लेंगे। अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया था,
ठीक है, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए से एक्सेलरेटेड थी, उस समय जो रस्सी में जो टेंशन आ रही थी वो हमने कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी इफेक्टिव। अभी क्या है, ए ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो हम जी इफेक्टिव क्या लिखेंगे, जी प्लस ए। नीचे की डायरेक्शन में होता तो जी माइनस ऑफ ए लिख देते। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने बोला क्या स्प्रिंग बैलेंस को अगर आप देखोगे, स्प्रिंग बैलेंस के इस वाले पोर्शन को देखोगे जिस वाले पोर्शन से पुली टंगी हुई है, ध्यान से देखना। मैंने बोला यहां पे टेंशन कैसे मेजर कर रहा होगा, मैंने बोला पुली के इस वाले हिस्से में टेंशन टी नीचे, टेंशन टी नीचे, तो मैंने बोला क्या करेंगे, मैंने बोला जितनी नीचे उतनी ऊपर, तो मैंने बोला 2t ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने बोला इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितनी आएगी, मैंने बोला इस वाले पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, 2t नीचे की तरफ, पूरी रस्सी में टेंशन सेम बंधी रहेगी। ठीक है, तो मैंने बोला जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या मेजर करेगा, ये 2t टेंशन मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा, ये 2t टेंशन। तो अगर आप इसकी रीडिंग लिखोगे स्प्रिंग बैलेंस की तो वो कितनी आ जाएगी आपकी, 2 टाइम्स ऑफ t आ जाएगी। कितना आ जाएगा, इसको 2 टाइम्स करो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2 इंटू जी इफेक्टिव कितना, g प्लस ऑफ a। कोई दिक्कत की बात इसमें से नहीं होगी, नहीं होगी। एक वेइंग बैलेंस पे क्वेश्चन देखेंगे हम। हमने बोला एक मास रखा है, ये 5 kg का है, बीच में आपका ये वेइंग बैलेंस आ गया। ठीक, अब इसके ऊपर जो मास रखा है वो कितने का रखा हुआ है, आप बोलोगे 3 kg का। ठीक, मैंने बोला वेइंग बैलेंस की रीडिंग बताओ, तो वेइंग बैलेंस को नीचे वाले मास से तो कोई मतलब नहीं है, क्या लेगा, ऊपर वाले मास का नॉर्मल लेगा जितना भी होगा। मैंने बोला ऊपर वाले मास का जरा एफबीडी बताओ, नॉर्मल बताओ। मैंने बोला ये हमारा वेइंग बैलेंस है, नीचे वाले को तो भाड़ में जाने दो, ये वेइंग बैलेंस था हमारा। मैंने बोला नॉर्मल निकालेंगे, वो कैसे आएगा, एफबीडी बनाओ। हमने बोला 3g नीचे, ठीक है, इस पे नॉर्मल n ऊपर, ये इसकी एफबीडी। मैंने बोला इस पे नॉर्मल n ऊपर से सिर्फ यही वाला आएगा, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है हमें। तो मैंने बस ऐसे ही आ रहा होगा और कुछ। मैंने बोला और ये ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रहे हैं, तो मैंने बोला इस वाले मास से आप लिख सकते हैं कि n बराबर 3g के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 3g। तो अगर आपसे रीडिंग ऑफ वेइंग बैलेंस बोले, वेइंग बैलेंस कितना आ जाएगा आपका, 30 न्यूटन्स के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से वेइंग बैलेंस और किसके, स्प्रिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है जी। एक आखिरी बात करेंगे हम, अगर हमारा हैवी स्ट्रिंग आ जाता है, क्या आ जाता है हमारा, हैवी स्ट्रिंग, हैवी स्ट्रिंग आ जाता है। ठीक, अभी मतलब स्ट्रिंग का मास वास दिया हुआ है। हमने बोला ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ठीक, इसको इस डायरेक्शन में खींचा जाता है T1 से और इसको इस डायरेक्शन में खींचा जाता है T2 से। पूरी ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सा है, इसका जो मास है वो हमने बोला है m है। ठीक, अभी हमसे कोई पूछे टेंशन, इरेजर, कोई हमसे बोले टेंशन इन मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, अभी स्ट्रिंग का मास आ गया। अभी हम क्या खेल रहे थे, अभी तक अभी हम लाइट स्ट्रिंग से खेल रहे थे, अब हम हैवी स्ट्रिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। तो हमने बोला मिड पॉइंट की बात क्या है, तो मिड पॉइंट से इसको काट दो, काटो, थोड़ा अलग अलग कर लो। अलग अलग करोगे तो कैसे दिखाएगा, हमने बोला एक पोर्शन ऐसे आ जाएगा और दूसरा पोर्शन ऐसे आ जाएगा। मैंने बोला इस पॉइंट पे टेंशन T1 ऐसे है, मैंने बोला मिड पॉइंट पे अगर इस डायरेक्शन में टेंशन T इस तरफ है, तो मैंने बोला इस वाले पोर्शन पे टेंशन T कुछ यूं आ रहा होगा। ठीक, मैंने बोला इस पे टेंशन T2 अभी भी इस डायरेक्शन में। ठीक, ये बात हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने बोला क्योंकि आधा आधा कर दिया, तो मैंने बोला इस वाले हिस्से का जो मास है वो हो जाएगा m/2 और इस वाले हिस्से का भी मास हो जाएगा कितना, m/2 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने बोला अगर T1 T2 के बराबर है तो आप ये कह सकते हो कि ये रस्सी कहीं पे भी नहीं जाएगी। ठीक,
तो हमने बोला अगर इससे आप लिखोगे क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला कि मान लो ये जो रस्सी जा रही है इधर किसी एक्सेलरेशन ए से जा रही है, अब इसकी टेंशन बताओ मिड पॉइंट पे। तो मैंने बोला ये वाला पार्ट भी किसी ए टेंशन से इस साइड जा रहा होगा, मैंने बोला ये वाला पार्ट भी किसी ए टेंशन से इस साइड जा रहा होगा। तो मैंने बोला इस वाले के लिए अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, T1 माइनस ऑफ T इक्वल्स टू M2 इंटू ए। ठीक, उस वाले पार्ट के लिए लिखोगे पूरी रस्सी इस तरफ जा रही है, क्या लिखोगे, T माइनस ऑफ T2 इक्वल्स टू M/2 इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे और क्या तुम आंसर निकाल सकते हो इसमें से। ठीक है, ये बात है, हम कर सकते हैं। तो मैंने बोला मान लीजिए, आगे बात करेंगे, मैंने जी मान लीजिए एक रस्सी है ऐसी टंगी हुई है, नीचे कितना टंगा है, मैंने बोला 2 kg का ये मास टंगा है और ये हमारी कितनी है 5 kg की रस्सी है। ठीक, अगर कोई हमें मिड पे टेंशन पूछ दे, हमने बोला पूरी रस्सी कितनी है, मतलब 5 मीटर पे कोई टेंशन पूछ ले, कोई 5 मीटर पे टेंशन पूछ ले, पूरी रस्सी कितने की है, पूरी रस्सी है आपकी मान लीजिए 15 मीटर की, पूरी रस्सी कितनी है 15 मीटर की, और 5 मीटर से क्या है कट किया है और बोला कि बताओ टेंशन बताओ यहाँ पे। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला नीचे वाले पोर्शन को एक सिस्टम मान लो। तो हमने बोला क्या क्या है सिस्टम में, तो हमने बोला ये तो 2 kg मास है। मैंने बोला अब यहाँ पे 5 kg में से कितना मास आएगा ये कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो हमने बोला 15 मीटर में मास कितना था, 15 मीटर में मास, आपने बोला 5 kg था। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं। तो हमने बोला 1 मीटर में कितना होगा, आप बोलोगे 5 डिवाइडेड बाय 15 kg। तो मैंने बोला कि आप कितना चाहिए 5 मीटर तक, तो हमने बोला 5 मीटर तक कितना होगा, आप बोलेंगे 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5। ठीक है, इतना kg, दैट इज कितना है, 5 1 5, 5 3 15, कितना 5/3 kg, इतना मास होगा, कितना 5 मीटर में नीचे से। ठीक, तो हमने बोला ये जो मास एक्स्ट्रा आया वो कितना आ जाएगा 5/3 kg। अब मैंने बोला ये रस्सी कहीं जा रही है, नहीं जा रही है, तो हमने बोला टोटल नीचे की तरफ इस पे फोर्स कितना लगेगा, आप बोलोगे नेट मास इंटू जी, तो आप लिखोगे 5/3 प्लस ऑफ 2 इंटू जी, और ऊपर की तरफ टेंशन T। तो T की वैल्यू क्या लिख दोगे, यहां से T की वैल्यू क्या लिख दोगे, T इक्वल्स टू 5/3 प्लस 2 इंटू जी, ऊपर नीचे की फोर्स क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब किसी x पे अगर आपको टेंशन निकालनी हो किसी x पोर्शन पे, तो आप क्या लिखोगे, T एट x इक्वल्स टू TG प्लस ऑफ mg, जो नीचे लटका होगा उसके बराबर आना चाहिए, वही हमने लिख दिया है यहाँ पे। कोई समस्या, इस तरीके से हैवी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आगे बात करें, आगे चल लेते हैं। हमने बोला ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक मास ऐसे लगा हुआ है, कितना लगा है भाई, हमने बोला M1 लगा है, एक पुली, और इससे ऐसे मास टंगा हुआ है, कितना टंगा हुआ है, हमने बोला M2 टंगा हुआ है। ठीक, हमने क्या बोला है, हमने बोला M2 इज ग्रेटर देन M1। क्या बोला हमने, M2 इज ग्रेटर देन M1। ठीक, हमने बोला अब इसके एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस बताइए, आप कैसे बताएंगे, हमने बोला बता देंगे, हमने बोला नीचे कितना M2 इंटू जी। ठीक, एफबीडीज बनाना मत भूलो, ऊपर में टेंशन T, मैंने बोला सेम रस्सी टेंशन T इस पे भी आएगा। मैंने बोला इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी आएगी, इस वाले मास का अगर बनाओगे तो आप लिखोगे M1G। ठीक, ये यदि थीटा है तो मैंने बोला ये वाले क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे इसके, एक कैसे, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब हमने बोला है कि नॉर्मल है, ये कुछ यूं आएगा आपका, मैंने बोला नॉर्मल और M1G के बीच का जो थीटा जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, थीटा होता है, ये बात ध्यान रखना। ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, M1G कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, M1G साइन ऑफ थीटा। ठीक, मैंने बोला ब्लॉक क्या है, ऊपर नीचे जा रहा है, इंक्लाइन पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि N इक्वल्स टू M1G कॉस थीटा। ये तो बात हो गई। ठीक है, और क्या हमने बोला क्या, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो टेंशन T बनी हुई है, तो आप वास्तव में ये चीज देख पाओगे कि अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये A एक्सेलरेशन से ऊपर आना चाहिए। ठीक है ना,
कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने बोला ये कुछ यूं होगा। अच्छा, जब हमें ये दिख जाता है कि एक्सेलरेशन सेम होता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स, ठीक, अपॉन में ड्रिवन मासेस से लिखते थे, लिखते थे कि नहीं? लिखते थे। तो हमने बोला नेट ड्राइविंग फोर्स क्या आ जाएगी, हमने बोला इस वाले डायरेक्शन की फोर्स माइनस ऑफ दूसरे डायरेक्शन की फोर्स। हमने बोला नीचे कौन सी फोर्स ला रही है, तो कौन सी बड़ी, आप लिखोगे M2G बड़ी, माइनस ऑफ दूसरे डायरेक्शन की फोर्स। दूसरे डायरेक्शन में कौन सी दी है, ए के अलोंग, आप बोलेंगे ये वाली फोर्स दी है मैडम, ये वाली नहीं दी है, ध्यान से, कौन सी फोर्स दी है, ए के अलोंग, ये वाली दी है। तो क्या लिखोगे, M1G साइन थीटा डिवाइडेड बाय नेट मासेस कितना है, M1 प्लस ऑफ M2, ठीक। ये जो फॉर्मूला लगाओगे तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी आ जाएगी, इक्वेशन 4 टी नहीं बनानी पड़ेगी। अब टेंशन कोई टी पूछ ले तो कैसे लिखोगे, आप एक इक्वेशन और लिखोगे, M2G माइनस ऑफ टी इक्वल्स टू M2 इंटू ए की वैल्यू यहां से निकालिए, यहां पे पुट करो, ठीक, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। इस कॉन्सेप्ट पे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस देखें आप। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काम हमारा थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 3 kg का है और ये हमारा कितने का है, 2 kg का है। इंक्लाइन का ये जो एंगल है ये कितना दे रखा है, 37 डिग्रीज दे रखा है, ठीक है। कोई बोले एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, आपको पता है कि 3G वाला मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इसका ए इस डायरेक्शन में, तो इसका ऊपर ए डायरेक्शन में। तो अगर एक्सेलरेशन लिखने के आएगा तो नेट ड्राइविंग फोर्स कैसी है, हमने बोला स्लांट में, हमने बोला mg कैसे निकलेगा, अंदर की तरफ, मैंने बोला इस डायरेक्शन में फोर्सेस क्या लगेंगी, मैंने बोला इसकी अलोंग द इंक्लाइन आएगी 3G साइन ऑफ 37 डिग्री, इस वाले का अलोंग इंक्लाइन कितना आएगा, 2G साइन ऑफ 37 डिग्रीज, ठीक, यही आएंगे। हमने बोला यही ड्राइविंग फोर्सेस की तरह काम करेंगे, ए के डायरेक्शन में जो फोर्सेस होती हैं वही ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। कितना लिखोगे, 3G साइन ऑफ 37 डिग्रीज माइनस ऑफ 2G साइन ऑफ 37 डिग्रीज अपॉन में टोटल मास कितना आ जाएगा, 3 प्लस ऑफ 2। कोई घबराने की बात है इसमें नहीं। मैंने बोला मान लीजिए ये सिस्टम कुछ यूं दिया है, इसको हम खींच रहे हैं ऐसे 10 न्यूटन से, नो फ्रिक्शन एवरीवेयर। अब मासेस का एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा, मैंने बोला ये 5 kg का है और ये है 2 kg का। मासेस का एक्सेलरेशन बताओ, तो अगर आप बोलोगे एक्सेलरेशन कैसे होगा, आप अगर देखोगे कि ये खींचा जाएगा तो ये मास आगे 8 से जाएगा, मैंने बोला रस्सी में इस साइड में टेंशन आएगी T, मैंने बोला सेम रस्सी टेंशन T, मैंने बोला इसके दूसरे एंड पे भी टेंशन T आएगी, तो मैंने बोला इसको इधर से भी टेंशन T मिलेगा, ठीक है जी, ठीक है, ये बात तो हम समझते हैं। तो हमने बोला सेम टेंशन T T T T से चल रहे हैं, तो मैंने बोला ये इस तरफ जाएगा किसी एक्सेलरेशन A से पक्का, ठीक, ठीक है। तो हमने बोला इसको खींचोगे तो आप बोलोगे जब सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं ये, तो आप बोलोगे नेट ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, ये तो इंटरनल फोर्सेस की तरह दिखने लगेगा T, तो मैंने बोला नेट ड्राइविंग फोर्स किसकी, कौन काम कर रहा है, आप बोलोगे 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन अपॉन में टोटल मासेस कितने हैं, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अलग अलग से इक्वेशन बना के करने का है तुमको तो तुम वैसे भी कर सकते हो, उससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम रॉड कंस्ट्रेंट, बेंच कंस्ट्रेंट, ये सब भी कुछ चीजें हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। आज हमने लेंथ कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा और पुली की काफी प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, ठीक।